हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू लाइट ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग बीपीएससी एई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर 5 को एनालिसिस करेंगे। यह पेपर मार्च 2022 में हुआ था और हम लोग एनालिसिस में देखेंगे किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर का और बीपीएससी एई का और कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह पेपर 1 आवर की थी, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था, इसका मतलब आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, करंट का इक्वेशन दिया हुआ IT इज इक्वल टू e टू पावर -2 t-3 u ब्रैकेट में t-3 for t greater than 0 and voltage Vt is given as a 2 delta t-3 the circuit component R। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ करंट का, इससे का सर्किट कंपोनेंट के बारे में बताना है। इसमें कौन R, पहला ऑप्शन देखिए RNC है, सेकेंड ऑप्शन RNL है, थर्ड ऑप्शन आपका LNC और डी ऑप्शन है R ओनली। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसको इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी RNL आपका है, क्योंकि इक्वेशन दिया हुआ है IT का फॉर्म में दिया हुआ, वहाँ से सॉल्व करिए VT निकालिएगा तो आपको सॉल्व करके आ जाएगा, आपका RNL आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस मैट्रिक्स ऑफ अ 2 पोर्ट नेटवर्क। ये देखिए नेटवर्क का क्वेश्चन है, ये भी 2 पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन है। तो द ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर बताना क्या है। द 2 पोर्ट नेटवर्क इज, पहला ऑप्शन देखिए नॉन रेसिप्रोकल एंड पैसिव, सेकेंड ऑप्शन नॉन रेसिप्रोकल एंड एक्टिव, थर्ड ऑप्शन है रेसिप्रोकल एंड पैसिव, फोर्थ ऑप्शन है रेसिप्रोकल एंड एक्टिव। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये आपका नॉन रेसिप्रोकल एंड एक्टिव है, सेकेंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा, वो पता होगा आपको कि रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं और सिमेट्रिसिटी किसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को, अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए द टाइम कांस्टेंट ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो। देखिए ये आपका सर्किट दिया हुआ, इसमें आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, टाइम कांस्टेंट बोल रहा है। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए देखिए किधर से निकालना, ये साइड से देखिए, यहाँ से देखेंगे हम लोग टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो टाइम कांस्टेंट यहाँ से देखिए ये 2R और R ये आपका क्या है पैरेलल में है, तो इसको कीजिएगा 2R इंटू R डिवाइडेड 2R प्लस R। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2R स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा 3R। ये R इक्विवेलेंट आ गया, तो R कैंसिल हो जाएगा। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है R और C में, RC होता है, पढ़े हैं ना, टाइम कांस्टेंट RC होता है, R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट। तो यहाँ C तो एक ही है, तो C हो जाएगा यहाँ, तो 2RC/3 हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा 2RC/3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए ये यहाँ से टाइम कांस्टेंट निकालने बोला है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए मैं सॉल्व करके बता दिया हूँ किस तरह के निकालते हैं टाइम कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका सर्किट दिया हुआ है। देखिए इधर नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कंसिडर द सर्किट एज शोन इन द फिगर बिलो। देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है, इसमें से आपको क्वालिटी फैक्टर ऑफ द इंडक्टर निकालना है। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्वालिटी फैक्टर होता है सीरीज के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा देता हूँ मैं आपको। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/R √L/C, और उसका आपका सीरीज़ का पैरेलल का देखिए इसको ठीक उल्टा हो जाता है R/2 √C/L। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका सही आंसर पहले देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए √20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ pitot static tube is used for measuring the velocity of a gas flowing in a duct. The velocity is proportional to, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है स्क्वायर
रूट ऑफ द टोटल प्रेशर मेजर बाय द ट्यूब। सेकेंड ऑप्शन द टोटल प्रेशर मेजर बाय द ट्यूब। थर्ड ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन द टोटल एंड स्टैटिक प्रेशर। फोर्थ ऑप्शन है द स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टोटल एंड स्टैटिक प्रेशर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पीटो ट्यूब के लिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये सब वन लाइनर है, तो इसमें क्या क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो आपको वहाँ सॉल्व करके बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी। अब ये आपका मेजरमेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? मेजरमेंट का। तो ये आपका क्या बता रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी किससे डिटरमाइन करते हैं। तो एडर्सन ब्रिज किसके लिए होता है? इंडक्टेंस के लिए होता है एडर्सन ब्रिज। डी शॉर्टे ब्रिज किसके लिए होता है? कैपेसिटेंस को। और वीन ब्रिज आपका होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो वीन ब्रिज सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द एनर्जी गैप ऑफ अ सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर का एनर्जी गैप आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज विथ टेम्परेचर। थर्ड है क्या? इंक्रीज एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑप्शन डी है इज मिनिमम एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, मिनिमम एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये आपका किससे पूछा गया? ये मटेरियल साइंस से क्वेश्चन है। किससे, कौन सा टॉपिक से, ये ध्यान दीजिएगा, मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस, क्लियर है। तो ये आपका आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कंजर्वेटिव इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू सेटिस्फाई दिस। तो ये आपका पूछ रहा क्या? आपका कंजर्वेटिव के बारे में पूछ रहा है। कंजर्वेटिव तो कौन सा? ऑप्शन ए देखिए क्या है, V क्रॉस ई इजकल टू 0। ऑप्शन बी है V डॉट ई इजकल टू 0। ऑप्शन सी है V नहीं है, डेल्टा क्रॉस ई इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन डी है डेल्टा डॉट ई नॉट इक्वल टू 0। ई क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और डेल्टा है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाए, किसके लिए पूछ रहा है? कंजर्वेटिव के लिए पूछ रहा है। कंजर्वेटिव इन नेचर, तो कंजर्वेटिव नेचर होता है आपका डेल्टा क्रॉस ई इजकल टू 0 होता है। इसका सही आंसर है ए नंबर, डेल्टा क्रॉस ई इजकल टू 0, तब ही कंजर्वेटिव बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये किससे क्वेश्चन था? ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन था, मतलब कि EMT से क्वेश्चन था, EMT से क्वेश्चन था। देखिए सब टॉपिक को कवर किया हुआ है BPSC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो। तो यहाँ 2 पोर्ट नेटवर्क का फिगर दिया हुआ है, इसमें कौन सा नॉट एग्जिट कर रहा है वो पूछना है। ये फिगर से आपको बताना है कौन सा एग्जिट नहीं कर रहा है, नॉट एग्जिट। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका आंसर जेड, ये है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। आपका आंसर इसका सी होगा, जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द मिनिमम चेंज इन द मेजर वेरिएबल विच प्रोड्यूसेस एन इफेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज। तो ये आपको पता है कि मेजरमेंट का क्वेश्चन है, रेजुलेशन बोलते हैं। द मिनिमम चेंज इन द मेजर वेरिएबल विच प्रोड्यूस एन इफेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज रेजुलेशन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये किसका क्वेश्चन था? ये आपका मेजरमेंट का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, for a given frequency the deflecting torque of an induction ammeter is directly proportional to। ऑप्शन ए है करंट का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी है करंट का क्यूब, ऑप्शन सी है अंडर रूट करंट, और ऑप्शन डी है करंट। तो ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पूछ रहा था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इंडक्शन एमीटर का। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करंट का स्क्वायर आई स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी मेजरमेंट का क्वेश्चन था 11 में। 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल डज नॉट सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। कौन सा लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता वो आपको सही बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी इजगल टू आर कोस फाई, बी इजगल टू आर कोस फाई। ये किसका है? EMT का क्वेश्चन है, EMT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
द वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें आपको सोल्व करके बताना है वोल्टेज ट्रांसफर, आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो ये आप लैप्लास से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के लैप्लास को सॉल्व करके कर सकते हैं। चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ किस तरह का करना है। जैसे देखिए यहाँ आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पर आप यहाँ वी नोट बाई वी क्या निकालना है आपको, वोल्टेज ट्रांसफर निकालना है ना, तो वी नोट बाई वी आई निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट वी नोट है, तो इसमें आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट की कौन सा वोल्टेज है 1F, मतलब इसका लैप्लास फॉर्म में क्या करते हैं 1/CS हो जाएगा, 1/CS डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1/CS प्लस ये देखिए ये रिडंडेंट टर्म है, ये इनपुट वोल्टेज रिडंडेंट टर्म है, जो रजिस्टर लगा हुआ है रिडंडेंट है, इसका यूज़ नहीं होगा। तो ये आपका पैरेलल में 2 ओम और 1 ओम पैरेलल में, तो उसी तरह फॉर्मूला यूज़ करके यूज़ किया हम लोग 1/CS प्लस ये आपका रिडंडेंट टर्म है, तो रिडंडेंट टर्म हो गया, तो ये पूरा फंक्शन ये आपका सीरीज दिख रहा है ना। तो आप पढ़े होंगे ना वोल्टेज डिवीजन R1/R1 प्लस R2 होता है वोल्टेज डिवीजन, तो वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग, मगर ये लैप्लास इक्वेशन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो 1/CS प्लस LS, मतलब यहाँ पर क्या है LS, और जितना दिया हुआ वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो देखिए 1/C कितना, C का कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 है, तो S हो जाएगा, और नीचे में क्या है 1/S हो जाएगा, 1/S प्लस, और यहाँ पर LS कितना, L का वैल्यू कितना 2 है, तो 2S हो जाएगा 2S। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/1 प्लस 2S²। सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस 2S² आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये है, देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर 1/1 प्लस 2S², सही आंसर आपका डी नंबर है। तो मैंने सॉल्व करके बता दिया, लैप्लास इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के लैप्लास इक्वेशन की तरह सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट विच इज़ नेसेसरी टू काउज ए डिटेचेबल चेंज फ्रॉम जीरो आउटपुट इज कॉल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड। यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू जब देता है तो मिनिमम वैल्यू थ्रेशोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ मिनिमम वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड के लिए यूज़ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर हैज़ लोएस्ट प्रेशर ड्रॉप फॉर अ गिवन रेंज ऑफ फ्लो। तो ऑप्शन ए है ऑरिफाइज मीटर, सेकेंड ऑप्शन है आपका वेंचुरी मीटर, थर्ड ऑप्शन है फ्लो नोजल मीटर, और फोर्थ ऑप्शन है रोटामीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा रोटामीटर। ये आपका यूज़ करते हैं रोटामीटर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, लोएस्ट प्रेशर ड्रॉप के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। तो ये आपका किससे है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका EMT का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये EMT का क्वेश्चन है, EMT भी पढ़ के जाएगा, क्या कि क्वेश्चन यही एग्ज़ाम में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। EMT हो गया, कंट्रोल हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इससे यही एग्ज़ाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। The principle of Hall effect is used in the construction of which one of the following। तो ऑप्शन देखिए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी गॉस मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गॉस मीटर, सही आंसर है गॉस मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस आर प्रोपोर्शनल टू। सबसे पहले हिस्टैरिसीस लॉ और एडी करंट लॉस को फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए हिस्टैरिसीस लॉस होता है, क्या होता है KH/BF होता है, यहाँ X होता है Bmax/F। तो यहाँ देखिए हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गया, क्लियर है। अब देखिए ED लॉसेस क्या होता है, ED लॉसेस KE/V² होता है, V² क्या हो जाएगा B²F² थिकनेस का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो ये यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F² हो जाता है। तो यहाँ देखिए F² ED करंट लॉसेस हो गया, हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F हो गया, F एंड F²। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ने दिया हुआ, देखिए हिस्टैरिसीस बताया तो F हो गया और ED करंट लॉसेस को F² रेस्पेक्टिवली दिया हुआ, तो ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन ए सही है। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर, ये आपका ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पढ़िए। टू सीरीज R1 and R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, R1 and R2 हैव द फॉलोइंग रेटिंग। R1 दिया हुआ, R2 दिया हुआ, कैलकुलेट द परसेंटेज और लिमिटिंग एरर। ये आपका लिमिटिंग एरर का क्वेश्चन है। ये आपका किससे है? मेजरमेंट से क्वेश्चन है, आपका मेजरमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ±5%, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The current having the waveform shown in the figure below is flowing in a resistance of 10 ohm। देखिए डायग्राम दिया हुआ है करंट वर्सेस टी का, तो आपको निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज पावर निकालना है। क्या निकालने बोला? एवरेज पावर। इसका ऑप्शन देखिएगा, निकालना है हमको एवरेज पावर। एवरेज पावर निकालना है तो सबसे पहले इस फॉर्म को सॉल्व करना होगा। तो इसका एक RMS वैल्यू निकाल के I² एवरेज पावर क्या हो गया? I² R हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ 10 ओम, तो I² तो करना होगा। तो I² निकालने के लिए क्या हो जाएगा? पहले I का करंट इक्वेशन निकालना होगा। तो I कैसे निकालते हैं इसका? ये कौन सा है? ट्राइंगुलर वेवफॉर्म है। तो ट्राइंगुलर वेवफॉर्म का IRMS होता है 1/3 × 100। देखिए यहाँ 10 का होल स्क्वायर, ये जो 10 एम्पलीट्यूड होता है 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू इसका विथ कितना है? 0.1 है, इंटू 1, और टोटल टाइम टेकन 0 से 1 के लिए 1 टाइम टेकन हो गया 1। ये RMS निकलता है हम लोग, IRMS। किसके लिए? ट्राइंगुलर वेवफॉर्म के लिए। ट्राइंगुलर वेवफॉर्म के लिए ये फॉर्मूला होता है 1/3 √1/3 × 10² × 1 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन 1 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। अब फॉर्मूला क्या बोले? तो एवरेज पावर का I² R, ठीक है। तो I², इसको अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/3 × 10 का होल इसको कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इंटू 1 तो रहेगा ही। अब यहाँ I² R कितना दिया हुआ? देखिए यहाँ R 10 दिया हुआ, इंटू 10, तो कितना हो जाएगा आंसर आपका? 1000/3, तो 1000/3 वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। देखिए मैंने सॉल्व करके बता दिया। जब ये ट्राइंगुलर वेवफॉर्म रहता है तो RMS वैल्यू ऐसे निकालते हैं, अंडर रूट 1/3 × 10 का होल स्क्वायर, ये वाला जो एम्पलीट्यूड रहता है इसका होल स्क्वायर, इंटू विथ जो यहाँ पर बेस जो दिया 0 कितना दिया हुआ, फिर टोटल टाइम टेकन 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये आपका फिजियो इलेक्ट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर हैज़ अ सेंसिटिविटी ऑफ 100 mV/G। द transducer is subjected to a constant acceleration of 5G. The steady state output of the transducer will be option A 0, option B 100 mV, option C 0.5 वोल्ट और D ऑप्शन 5 वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट। ये आपका किससे है? मटेरियल साइंस से क्वेश्चन है, मटेरियल साइंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। The polarization in a solid dielectric is related to the electric field E and the electric flux D according to which one of the following equation? ऑप्शन ए देखिए E = एप्सिलॉन नॉट D + P, ऑप्शन बी देखिए D = एप्सिलॉन नॉट E + P, ऑप्शन सी देखिए D = एप्सिलॉन नॉट E इलेक्ट्रिक फील्ड है, P पोलराइजेशन है प्लस P, ऑप्शन डी है E इलेक्ट्रिक फील्ड = D + E नॉट P। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, D = एप्सिलॉन नॉट E + पोलराइजेशन। ये भी आपका किससे क्वेश्चन है? ये आपका पोलराइजेशन, ये आ जाता है आपका EMT से क्वेश्चन है, EMT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, सेंसिटिविटी ऑफ LVDT इज मेनली ड्यू टू, ऑप्शन ए देखिए मैग्नेटिक शील्डिंग ऑफ द कोर, ऑप्शन बी एग्जैक्ट कैंसिलेशन ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज, ऑप्शन सी परमेबिलिटी ऑफ द कोर, ऑप्शन डी इंसुलेशन यूज्ड इन द वाइंडिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट कैंसिलेशन ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये सब वन लाइनर है, तो वन लाइनर में आपको आंसर बता दे रहे हैं। देखिए 24 नंबर देखिए, एट्यूनेशन एंड फेज शिफ्ट इन द रिसीवर एंड ऑफ टेलीमेट्रिंग आर इम्पोर्टेंट ड्यू टू, ऑप्शन ए लेंथ ऑफ द केबल यूज, सेकेंड ऑप्शन देखिए इम्पीडेंस ऑफ द केबल, थर्ड ऑप्शन है मोड ऑफ डाटा ट्रांसफर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एट्यूनेशन एंड फेज शिफ्ट किसके लिए करते हैं हम लोग? इसका इम्पीडेंस ऑफ द केबल, ऑप्शन बी के लिए,
इम्पीडेंस ऑफ द केबल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एट्यूनेशन एंड द फेज शिफ्ट रिसीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, when 2 wattmeter meter of measurement of power is used to measure power in a balanced three-phase circuit, if the wattmeter reading are 0 and positive maximum respectively, then option A देखिए the power consumed in the circuit is 0, option B है the power factor of the circuit is 0, option C है the power factor is unity, option D है the power factor is 0.5 लगेंगे। देखिए ये किससे क्वेश्चन है, ये आपका मेजरमेंट का क्वेश्चन है। 2 वाट मीटर पढ़े होंगे तो उससे क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, पहला देखिए इसमें 2 वाट मीटर में बोलता है कि पहला जो रीडिंग है वाट मीटर रीडिंग का 0 आ रहा है, वाट मीटर रीडिंग 0 है पहला, एंड सेकेंडरी में पॉजिटिव है मैक्सिमम रेस्पेक्टिवली। तो 0 का जैसे कि वाट मीटर रीडिंग होता है अंडर रूट P1 इन, यहाँ देखिए यहाँ निकालते हैं इसको, अच्छा से करके बताते हैं आपको। यहाँ देखिए 0 पूछा गया है तो पहले देखिए इसका वाट मीटर रीडिंग कैसे होता है, W1 इज इक्वल टू अंडर रूट कोस 30 माइनस 5, ये हो गया पहला। W2 इज इक्वल टू अंडर रूट कोस 30 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर आपका 0 बोला गया ना, पहला वाट में 0 का, जब 5 यहाँ पर अगर हम 60 रख दिया जाए, यहाँ 60 रख देते हैं हम लोग, अगर 5 60 रख दिए, 5 60 रखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कोस 90 0, तो वाट मेरा 2 वाला 0 आ जाएगा कब, जब मेरा 5 60 हो। 5 60 का मतलब कितना हो जाएगा, कोस 60 कितना होता है 0.5 पावर फैक्टर होता है, 0.5 लैगिंग होगा, तभी आपका वाट मीटर पहला 0 आ जाएगा, और सेकेंड में अगर यहाँ 60 रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, डी, दी पावर फैक्टर इज 0. पावर फैक्टर यहाँ 5 का वैल्यू 60 है, ये पावर फैक्टर का वैल्यू 0.5 है, कहेंगे यहाँ पावर फैक्टर पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दी पावर फैक्टर इज 0.5 लैगिंग। क्लियर हुई है, अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फर्मी लेवल फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन, ऑप्शन ए डोनर एलिमेंट, ऑप्शन बी इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी टेम्परेचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर फर्मी लेवल सभी के लिए होता है, मतलब डोनर एलिमेंट भी होता है, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर सभी के लिए होता है। फर्मी लेवल ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड करता है, सभी पर डिपेंड करता है फर्मी लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये देखिए ग्राफ थ्योरी से, देखिए इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ इज, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर कौन सा इस मैट्रिक्स से ग्राफ कौन सा बनेगा वो आपको बताना है। देखिए यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं कि ये आपका क्वेश्चन है 27 का, ये ग्राफ दिया हुआ, आप देखिए नीचे में ग्राफ दिया हुआ है। ऑप्शन ए देखिए इस तरह का ग्राफ है, ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर ग्राफ, ऑप्शन सी देखिए यहाँ, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व ग्राफ्स मेथड से सॉल्व कीजिएगा। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन 1 इज, ऑप्शन देखिए ए एन इम्पल्स फंक्शन, ऑप्शन बी है स्टेप फंक्शन, ऑप्शन सी है पल्स फंक्शन, ऑप्शन डी है कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन 1 किसका देता है, ये आपका इम्पल्स फंक्शन का ही तो होता है कि इम्पल्स रेस्पॉन्स अगर निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन 1 ही आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ये किससे है, ये आपका सिग्नल सिस्टम से है, ये क्वेश्चन आपका सिग्नल सिस्टम से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 को। The technique of adding a precise amount of time between the trigger point and the beginning of the scope sweep in a CRO is known as, तो ये देखिए ये आपका कुछ टॉपिक से क्वेश्चन है, ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, CRO से क्वेश्चन है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं CRO का फुल फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए फ्री रनिंग स्वीप, सेकेंड ऑप्शन डिलेड स्वीप, थर्ड ऑप्शन है ट्रिगर्ड स्वीप, और फोर्थ ऑप्शन नॉन सॉटूथ स्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डिलेड स्वीप, ऑप्शन बी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन देखते हैं। द डिपेंडेंट करंट सोर्स सोन इन दी फिगर बिलो। ये आपका नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन दिया, आपका सर्किट दिया हुआ, आपको सॉल्व करके बताना कौन सा सही आंसर है। तो ये सब आपको तो आता होगा, बेसिक चीज़ है आपका, जब नेटवर्क थ्योरी पढ़े होंगे तो। देखिए ऑप्शन ए है डिलीवर 80 वाट, सेकेंड ऑप्शन ऑब्जर्व 80 वाट, थर्ड ऑप्शन है डिलीवर 40 वाट, ऑप्शन डी ऑब्जर्व 40 वाट। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर मैं नहीं बताता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही आपका आ रहा है। आप सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर कौन सा है कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए बी सी डी में आप लिख दीजिएगा ए डिलीवर 80 वाट, या ऑप्शन ही लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगा। तो कमेंट कीजिएगा इसका कौन सा सही आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इन दी डेल्टा इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन स्टार कनेक्टेड सर्किट। स्टार कनेक्टेड सर्किट दिया हुआ है, और हमको पूछ रहा है जेड क्यू आर पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? डेल्टा में पूछ रहा है, जेड क्यू आर, ये वाला हमको निकालना है। ये वाला जो है ना जेड क्यू आर निकालना है। तो जेड क्यू आर निकालना है तो आपको सबसे पहले स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन आना चाहिए फॉर्मूला, और डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन दोनों आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए मैं कन्वर्सन आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ। स्टार से हमको डेल्टा में जाना है, ठीक है। तो स्टार टू डेल्टा जाना है, ये R1 R2 R3 मान लेते हैं, क्लियर है। ये R1 है, ये R1, ये R2, ये R3। तो डेल्टा में जाना है, मान लीजिए हमको ये वाला निकालना है, QR निकालना है, QR निकालना है, जेड QR। तो ये कितना है? R1 था, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। समझाने के लिए कर रहे हैं कि आपका फॉर्मूला किस तरह का डेराइव होता है। तो देखिए R2 R3 हो जाएगा, R2 डेल्टा में जाना ना, R2 R3 प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट R2 R3 डिवाइडेड बाई इसका अपोजिट साइड जो होगा वो रेजिस्टेंस लेंगे, तो R1 है। तो ये आपका जेड क्यू आर निकल गया। जेड क्यू आर निकालने के लिए ये R2 R3 प्लस R2 ये दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई इसका अपोजिट है R1, ये डेल्टा कन्वर्सन के लिए। इसी तरह आपको ये वाला फॉर्म निकाल पी आर निकालना रहेगा, उसी तरह का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। और PQ निकालना रहा तो इसी तरह फॉर्मूला, तो एक का निकाल दिया तो तीनों का आप निकाल सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूला में पुट करते हैं आंसर, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला में पुट करके आंसर बताते क्या आता है। देखिए जेड क्यू आर निकालना, तो मुझे जेड क्यू आर क्या बोले थे, ये वाला निकालना हमको, ये वाला। तो इसका देखिए 10 ओम प्लस ये कितना है, जे 10 ओम प्लस क्या बोले थे, ये दोनों का प्रोडक्ट 10 इंटू J10, और इसका अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस कितना है, इसका अपोजिट साइड कितना 5 है। तो इसको कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 जा, यहाँ क्या 20J। तो टोटल कितना आ गया 10 प्लस J10, और यहाँ 20J, तो टोटल मिलकर 30J। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये सोल्व कीजिए। 10 प्लस 30J कौन सा आ रहा है, देखिए ऑप्शन यहाँ देखिए, ऑप्शन ए 40 ओम नहीं होगा, ये तो नहीं होगा आपको ऑप्शन बी देखिए 20 प्लस J10, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी भी देखिए 5 नहीं है। ऑप्शन डी देखिए 10 प्लस J 30 ओम आया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। ये देखिए मैंने आपको डेल्टा टू स्टार बोल दिया था ना, स्टार टू डेल्टा बताया था आपको, फॉर्मूला क्या बताया था, स्टार टू डेल्टा। ये आपका स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन बताया था। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ डेल्टा टू स्टार में मान लीजिए यहाँ पर ये आपका बना हुआ है इस तरह का। अब मुझे स्टार करना है, ये PQ हो, इसको ये वाला ये निकालना है हमको, ये निकालना है। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों का एडजेसेंट साइड, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, 2 है। तो ये दोनों का एडजेसेंट साइड मतलब क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 समीशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका हो जाएगा ये साइड का ये वाला PN जो निकाल रहे हैं हम लोग, तो वो रेजिस्टेंस किसका, PN के लिए। इसी तरह का हमको निकालना है QN के लिए निकालना होगा। तो QN के लिए हो जाएगा क्या होगा, R2 इंटू R3, ये वाला प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में, और टोटल सम डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, टोटल सम R1 R2 R3। ये आपका कन्वर्सन हो जाएगा डेल्टा टू स्टार। तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूला बता दिया कन्वर्सन, डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अ सर्किट ड्रॉ अ करंट I व्हेन अ सिंगल फेज AC वोल्टेज V इज अप्लाइड टू इट, इफ द पावर फैक्टर इज cos phi, देन द डायमेंशन ऑफ VI cos phi वुड बी। तो इसका सही आपको
डायमेंशन निकालना है वी आई का। तो इसका सही आंसर है, आप निकालिए। इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था। चलिए इसको मैं सॉल्व नहीं करता, इसका कमेंट करके बताइए कौन सा सही आंसर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले मैंने एक जनरल इंजीनियरिंग का वीडियो डाला, उसमें डायमेंशन के बारे में पूरा बढ़िया से बताया कि उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक डायमेंशन से, यूनिट एंड डायमेंशन से, तो उसमें पूरा अच्छे से बताया है। तो इसका आप कमेंट करके बताइए कौन सा, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर आप बताइए कौन सा सही आंसर है, ठीक है। चलिए इसका मैं ऐसे बता देता हूँ, सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। अब देखिए आप मिलाइएगा कि ऑप्शन डी आ रहा है कि नहीं सॉल्व करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। द पॉइंट फ्रॉम ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड इज, ऑप्शन देखिए ए डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ऑप्शन बी है डेल क्रॉस डी इज इक्वल टू रो, ऑप्शन सी है डेल डॉट डी इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, ऑप्शन डी है डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है। तो आप मैक्सवेल का इक्वेशन, 4 इक्वेशन होता है मैक्सवेल, वो चारों इक्वेशन देख लीजिएगा। EMT का है क्वेश्चन, ये किस टॉपिक से है, EMT। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर अ लूजी ट्रांसमिशन लाइन द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, किसमें क्वेश्चन पूछ दिया, ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन ए देखिए, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइन, ऑप्शन बी है द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सी है द कंडक्टिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सेपरेटिंग द कंडक्टर, ऑप्शन डी है द लेंथ ऑफ द लाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, लेंथ ऑफ द लाइन। यहाँ नॉट डिपेंड पूछा गया ना, तो लेंथ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं डिपेंड करता। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, जेड सी इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई सी, ये आपको आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अंडर रूट एल बाई सी, तो ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, नोट पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है, पावर सिस्टम से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 35। If a wire is placed parallel to the line of force in a magnetic field and current flow in the wire, then option A देखिए, the wire will experience a force in the direction of the magnetic field. सेकेंड ऑप्शन देखिए, the wire will not experience any force at all. ऑप्शन सी देखिए, the wire will experience a force in the direction opposite to the field. ऑप्शन डी देखिए, it will experience a force in the direction perpendicular to the line of force. तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, the wire will not experience any force at all, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नोट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा कहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नहीं तो यही सब आपको गलत करा देता क्वेश्चन। नोट पूछा गया, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रो, किसके लिए पूछा गया, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन अ लीनियर होमोजेनियस मीडियम। ऑप्शन देखिए क्या है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी देखिए डेल क्रॉस डी इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन सी है मतलब कर्व एरिया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई आई, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आपका है डेल डॉट ए इज इक्वल टू मी नॉट जे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फ्यूजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, देखिए ये भी फ्यूजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया, आपका मटेरियल साइंस से क्वेश्चन है। और पहला देखिए ऑप्शन क्या है, ऑल फ्यूजो इलेक्ट्रिक मटेरियल फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑल्सो। सेकेंड है फ्यूजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा सही है। ऑप्शन देखिए 1, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी है नाइदर 1 and 2। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन जहाँ बोथ 1 and 2 देंगे वहीं पर आप सही मार दीजिए। पहले क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए अच्छे से क्या पूछ रहा है। यहाँ बोल रहा है फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पूछ रहा है, तो ऑल फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल, जितना भी और पूरा फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल कभी भी पूरा फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता ही नहीं है। तो ये ऑल पहले बोल दिया गया, तो ये गलत हो गया। फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सही है, फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मगर पूरा फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता है। तो इसका पहला गलत हो गया, तो ऑप्शन बी, तो बोथ तो होगा नहीं, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद सही टिक कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली, ये गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं।
For a given dielectric with increase in temperature, the ionic polarizability, तो ऑप्शन ए देखिए इंक्रीजेज होता है, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम, ऑप्शन डी फ्लैक्चुएट। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डिक्रीजेज। ये भी आपका किस टॉपिक से क्वेश्चन है आपका? ये आपका मटेरियल साइंस से क्वेश्चन है, मटेरियल साइंस है, आपका आंसर सही हो जाएगा डिक्रीज करता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये आपका आयनिक पोलराइजेबिलिटी होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका टेम्परेचर होता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयनिक पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज करता है। चलिए इसका सही आंसर हो गया डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द कंडक्शन current density, the conduction current density in a conducting medium is given by, ऑप्शन ए देखिए J is equal to sigma E, ऑप्शन बी J is equal to sigma by E, ऑप्शन सी J is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कंडक्टिविटी, ऑप्शन डी है J is equal to कंडक्टिविटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका J is equal to sigma E। ये कंडक्शन करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इक्वल टू सिग्मा ई होता है। इसी को हम लोग ओम्स लॉ भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा J इक्वल टू सिग्मा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 40। चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेज इज, ऑप्शन ए देखिए 4π/Q/6 4πε0, ऑप्शन बी है π/Q/6 4πε0, ऑप्शन सी है Q/6 × 4πε0, ऑप्शन डी है 2πQ डिवाइडेड बाय 6 × 4πε0। इसका सही आंसर हो जाएगा Q/6 × 4πε0। सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। इन द फॉलोइंग सर्किट द वैल्यू ऑफ नॉर्टन्स करंट IN एंड नॉर्टन्स रेजिस्टेंस RN अक्रॉस AB, इसके अक्रॉस देखना है मुझे। देखिए ये आप सॉल्व कीजिएगा, कितना आ रहा है आंसर तो बताइए, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके देखिए कौन सा सही आंसर आ रहा है, आप कमेंट कीजिएगा। मैं इसका सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए IN, तो हमको क्या RN निकालना है, तो RN निकालना है तो इधर इस साइड से निकालना है आपको RN। तो RN निकालना है तो आपको RN यहाँ से देखिए कितना आ रहा है 2 × 4 ओम, 2 × 4 ओम कीजिए, 2 × 4/2 × 4 6 हो जाएगा, 4/3 आ गया, 4/3 प्लस ये सीरीज में आ गया 2 ओम, कितना 3 × 2 = 6, 6 + 4 कितना आ जाएगा 10/3। तो 10/3 RN आ गया मेरा। RN निकाल के देखिए, यहाँ RN देखिए यहाँ एक ही में ऑप्शन है 10/3। देखिए आपको दिखा देता हूँ, RN 10/3 और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप RN सॉल्व करके ही आप टाइम बचा सकते हैं, टिक कर सकते हो। ऑप्शन है कि अगर RN 10/3 अगर और किसी ऑप्शन में रहता तब हम लोग IN निकालते हैं, मगर यहाँ पर RN से ही पता चल गया। आप IN सॉल्व करके बताइए 3 ओम आ रहा है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा कि 3 एम्पियर आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन ए सही है, आप कमेंट कीजिएगा 3 एम्पियर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। द एवरेज डेंसिटी वेलोसिटी VD ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड कोलिजन टाइम टाउ एस, ऑप्शन ए BD = QE E टाउ डिवाइडेड बाय ME, नेगेटिव में है। अब VD = -ME Q टाउ, ऑप्शन सी देखिए VD = -ME QE टाउ डिवाइडेड बाय 2E, ऑप्शन डी देखिए VD = -QE टाउ डिवाइडेड बाय 2ME, सब नेगेटिव है। तो इसका देखिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका, VD = -QE टाउ बाय ME होता है। इसका सही आंसर VD वेलोसिटी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। With increase in temperature, the magnetic susceptibility of a ferromagnetic material will, तो इसका ऑप्शन देखिए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी है डिक्रीजेस, ऑप्शन सी है इंक्रीजेज इनिशियली एंड देन डिक्रीजेस, ऑप्शन डी है रिमेन कांस्टेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डिक्रीजेस। सही आंसर है डिक्रीजेस। ये भी आपका किससे है, मटेरियल साइंस से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। द पॉइंटिंग वेक्टर P इज इक्वल टू, ऑप्शन ए E.H, ऑप्शन बी E×H, ऑप्शन सी E डिवाइडेड बाई H और D = H/E। ये किस टॉपिक से है, ये आपका EMT से क्वेश्चन है। ये किस
तो फिर पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पूछ दिया। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर कभी भी डिवीजन रूल में नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस, ई क्रॉस एच, ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर होता है। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन इनर्ट गैस एटम इज प्रोपोर्शनल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी आर स्क्वायर, ऑप्शन सी आर क्यूब, ऑप्शन डी √r। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आर क्यूब, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46 देखिए, द फॉलोइंग फिगर आर दिस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट और स्पिन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ। देखिए अलग अलग, पहला ऑप्शन देखिए इस तरह का दिया हुआ, सेकेंड देखिए सेम डायरेक्शन है, अलाइन सेम अलाइन में किया गया, पैरेलल है। और ऑप्शन थर्ड में देखिए एंटी पैरेलल है। और ऑप्शन 4 आपका एंटी पैरेलल है मगर एक उससे पहले वाले से कम स्मॉल साइज में है। तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फेरो मैग्नेटिक एंड फेरिक मैग्नेटिक मटेरियल रिफर टू द अरेंजमेंट। मुझे बता रहा कौन सा फेरो मैग्नेटिक है और कौन सा फेरिक मैग्नेटिक मटेरियल है, वो बताना है। तो देखिए फेरो मैग्नेटिक मटेरियल देखिए किसको बोलते हैं, जो सेम पैरेलल लाइन में रहता है वो आपका फेरो मैग्नेटिक हो गया। और आपका किसका, फेरिक मैग्नेटिक। फेरिक मैग्नेटिक क्या होता है, फेरिक मैग्नेटिक होता है कि अपोजिट डायरेक्शन होता है मगर पहले वाले से थोड़ा कम होते हैं, मतलब ये एंटी फेरिक मैग्नेटिक है। देखिए यहाँ आपको बता देता हूँ मैं, देखिए यहाँ फेरो मैग्नेटिक पूछा, तो फेरो मैग्नेटिक तो सेम अलाइनमेंट, ये जो है ये आपका किसका है, फेरो मैग्नेटिक का है, फेरो मैग्नेटिक, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपका फेरी मैग्नेटिक हो गया, फेरी मैग्नेटिक, ये फेरी मैग्नेटिक का है। और ऑप्शन 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए ये देखिए इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन ए 1 और 2 रेस्पेक्ट, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 और 3 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 और 3 रेस्पेक्टिवली ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी 2 और 4 अभी बताया ना, 2 आपका हो गया फेरो मैग्नेटिक, ये हो गया आपका एंटी फेरो मैग्नेटिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप ये मटेरियल साइंस में आप देख लीजिएगा पूरा अलाइनमेंट की क्या क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट कीजिए, बताइए 1 और 3 को कमेंट करके बताइए क्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा इज एक्सप्रेस एज वेयर ईटा 1 और ईटा 2 आर इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ 2 मीडियम। देखिए ऑप्शन ए देखिए इसका ईटा बाई ईटा प्लस ईटा 2। ऑप्शन बी देखिए ईटा 2 डिवाइडेड बाई ईटा 1 प्लस ईटा 2। ऑप्शन सी देखिए 2 ईटा 2 डिवाइडेड बाई ईटा 1 प्लस ईटा 2। ऑप्शन डी देखिए 2 ईटा 1 डिवाइडेड बाई ईटा 1 प्लस ईटा 2। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा ये आपको बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 ईटा 2 डिवाइडेड बाई ईटा 1 प्लस ईटा 2। कौन सा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस जेड ऑफ अ नेटवर्क हैज अ पोल 0 लोकेशन एज शोन इन द फिगर गिवन फिगर। तो ये किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है। तो आप कमेंट इसमें ये डायग्राम दिया गया उससे आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन बी Z 2s+3 s² 2s+2। इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए। पोल है 0 देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ये आपका 0 कितना है, 0 -3 पर है, अब पोल आपका 1 और -1 पर है। क्लियर है। तो आप इसको सॉल्व करके बताइएगा ये आंसर आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इन द लेटेस्ट नेटवर्क द वैल्यू ऑफ RL फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू इट। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। ये आपका R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट निकालना आप जानते ही हैं। तो इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए कौन सा सही आंसर आ रहा है। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी है 6.52। देखिए आप मिलाइएगा 6.52 आ रहा है कि नहीं है। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा और फिर आंसर देखिएगा 6.52 ओम आ रहा है कि नहीं। R इक्विवेलेंट निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नंबर देखिए। द गॉज फैक्टर ऑफ अ स्ट्रेन गॉज इज डिफाइंड एज द रेशियो पर यूनिट चेंज इन दी।
ऑप्शन ए कंडक्टिविटी टू पर यूनिट चेंज इन द अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट। ऑप्शन बी देखिए रेजिस्टेंस टू पर यूनिट चेंज इन द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ऑप्शन सी है स्ट्रेस टू पर यूनिट चेंज इन द स्ट्रेन ऑफ द एलिमेंट। ऑप्शन डी देखिए करंट टू द पर यूनिट चेंज इन द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो गॉस फैक्टर आपको पता है चेंज इन रेजिस्टेंस होता है डेल्टा आर बाई स्ट्रेन होता है, आपको ये पता होगा। गॉस फैक्टर का फॉर्मूला गॉस फैक्टर डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, ये इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस टू पर यूनिट चेंज इन द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, कौन सा सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सही है। गॉस फैक्टर निकालने बोला है, तो गॉस फैक्टर का ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो ये नोट कर लीजिएगा। अभी ये किस टॉपिक से क्वेश्चन था, मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया। हम लोग मेजरमेंट से लगभग हम लोग 7-8 क्वेश्चन इस देखे हैं और ईएमटी से ज़्यादा क्वेश्चन, मेजरमेंट ईएमटी हो गया आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिला, और ये मटेरियल साइंस, इस 3 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 5 में। तो हम लोग उम्मीद करते हम लोग 50 क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालिसिस करके देख लिए हैं किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन से क्वेरी हो या डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मैंने जितना भी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने बोला वो कमेंट कीजिएगा, और फिर आंसर बताइएगा कि आपका कौन सा आंसर आ रहा है। तो इसी तरह आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।